चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। उसके बजाय हिंदुस्तान के विदेश मंत्री ने चाइना में जाके बयान दिया कि बीजिंग इतना बढ़िया शहर है, मुझे यहां रहने का मन कर जाता है। दोस्तों, एनवीएन में आपका स्वागत है। आज हम भारत चीन सीमा पर होने वाले विवाद की चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस हफ्ते दो दुखद घटनाएं घटी। पहली घटना रविवार को सुबह 10 से 12 के बीच घटी, जब सुशांत सिंह राजपूत नाम के अभिनेता ने आत्महत्या कर ली। ये खबर 12 बजे के आसपास संचार मीडिया में आई। 2.5 घंटे के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर अपने दुख का इजहार किया और ट्वीट किया और ये कहा कि ये बहुत जल्दी चले गए। सोमवार की रात में भारत और चीन सीमा विवाद हुआ और उसमें दोनों तरफ के फौजी एक दूसरे से लड़ पड़े। सोमवार की सुबह ये खबर आई कि भारत के 4 जवान, जिनमें एक अफसर भी शामिल था, इस मुठभेड़ में मारा गया। इस घटना के बाद लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री इसका भी जवाब देंगे। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया। हम सोच रहे थे कि रात को 8 बजे वो आएंगे और अपने मन की बात बताएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। दूसरे दिन मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी बैठक थी। उस बैठक में उन्होंने पूरे 36 घंटे बाद इस दुर्घटना पर अपने विचार प्रकट किए। लोग उनकी आंखों को गौर से देख रहे थे। लोग चाहते थे कि उसके अंदर वो लाली दिखाई दे जिसके बारे में 2014 के चुनाव प्रचार में उन्होंने कहा था कि चीन से आंखों में आंखें डाल के बात करने की जरूरत है, लाल लाल आंखें करके जरूरत है। लेकिन लोगों ने देखा कि उनकी आंखों में कोई लाली नहीं थी, बल्कि उन्होंने जो 4.5 मिनट का अपना बयान दिया, जिसमें केवल 303 शब्द थे और एक शब्द सुनने के लिए सारे हिंदुस्तान की जनता तरस रही थी, वो शब्द चीन था। लेकिन उस पूरे बयान में कहीं भी चीन का उल्लेख नहीं था। प्रधानमंत्री बोले तो गृह मंत्री भी बोले और गृह मंत्री ने भी अपने दुख का इजहार किया, सैनिकों के प्रति अपनी सहानुभूति जताई, लेकिन उसमें भी चीन का नाम कहीं नहीं आया। रक्षा मंत्री भी बोले, उन्होंने भी अपने दुख का इजहार किया, लेकिन उसमें भी चीन का नाम नहीं था। परराष्ट्र मंत्री यानी हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कोई बयान देने के बजाय सिर्फ रक्षा मंत्री के बयान को रीट्वीट कर दिया। ये उस वक्त की बात है जब मरने वालों की संख्या 4 से बढ़कर 20 तक पहुंच चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद अपने शत्रु का नाम न लेना और उसको सबक सिखाने की बात न करना, उसके घर में घुसकर उस पर हमला करने का निश्चय नहीं करना, ये लोगों के लिए बहुत ज्यादा ताज्जुब की बात थी, आश्चर्यजनक था। लोग सोच रहे होंगे कि हमारे प्रधान सेवक को एक अभिनेता से इतनी सहानुभूति है और हमारे सैनिकों से क्यों नहीं। दोस्तों, इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं कि हमारे प्रधान सेवक को सैनिकों से अभिनेता के मुकाबले बहुत ज़्यादा सहानुभूति है। लेकिन उनका प्रॉब्लम ये है कि फिलहाल जिस मुल्क ने हमला किया है, जिस देश के सैनिकों के साथ मुठभेड़ हुई है, उसका अध्यक्ष उनका परम मित्र है। वो मित्र जिससे कि वो पिछले 6 सालों में 18 मरतबा मिल चुके हैं, जिसके देश में वो 5 मरतबा यात्रा कर चुके हैं, जिसको 2 मरतबा वो अपने देश में बुला चुके हैं, जिनके साथ वो झूला झूल चुके हैं, जिनके साथ वो जिनको नारियल का पानी पिला चुके हैं। ऐसे मित्र के खिलाफ कुछ बोलना उनके लिए बहुत बड़ा संकट था। इसलिए उन्होंने 36 घंटे तक सोचा कि क्या कहा जाए, क्या नहीं कहा जाए, कैसे कहा जाए, कैसे नहीं कहा जाए। और जब दबाव बहुत बढ़ गया तो फिर उन्होंने अपने सैनिकों के प्रति हमदर्दी का इजहार किया और देश की अखंडता को जो है वो मजबूत रखने की बात कही। उनका ये बयान देर से सही आया तो उसका स्वागत होना चाहिए। दोस्तों,
इस सिलसिले में हमें संघ परिवार का भी थोड़ा सा जायजा लेना चाहिए। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ तो उसके बाद संघ परिवार ने खुल करके ये बात कही कि इस जंग में नाकामी का मेन कारण ये था कि पंडित नेहरू ने वल्लभ भाई पटेल और गुरु गोलवालकर की बात नहीं मानी और उनकी मशवरे को अनदेखी करके चीन से दोस्ती बढ़ाते रहे, उनके साथ रोमांस करते रहे और इसका नतीजा ये निकला कि चीन ने देश पर हमला कर दिया और हमको इतना बड़ा नुकसान हुआ। 2012 में भी आरएसएस ने चीन की जंग को याद किया और अपना एक रेजोल्यूशन बनाया और इस रेजोल्यूशन में ये कहा कि हमें अपनी उस हार को याद रखना चाहिए, हमें पंडित नेहरू की गलती को याद रखना चाहिए और चीन के ताल्लुक से हमें बहुत ही सख्त रवैया अख्तियार करना चाहिए और हमें उससे दोस्ती नहीं बढ़ानी चाहिए। ये सारी बातें संघ के लोग मनमोहन सिंह से कह रहे थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री से कर रहे थे। लेकिन 2 साल के बाद भाजपा की सरकार आ गई और भाजपा की सरकार आने के बाद मोदी जी ने पहले ही साल चीन के अध्यक्ष को भारत बुलाया और वो भारत आने का न्योता भी जो दिया तो डायरेक्ट अहमदाबाद आने का न्योता दिया। उसके बाद साबरमती के किनारे बैठकर उनके साथ झूला झूला और फिर उसके बाद ये दोस्ती बढ़ती ही गई। प्रधानमंत्री बार बार चीन जाते रहे और अपनी कार्यकाल के आखिरी हिस्से में भी उन्होंने अक्टूबर में चीन के अध्यक्ष को भारत बुलाया और उनका बहुत बड़ा स्वागत किया। उसके लिए वो गाइड बन गए। इस दौरान संघ परिवार अपना पुराना स्टैंड भूल गया। उसने एक मर्तबा भी नरेंद्र मोदी से ये नहीं कहा कि भाई ये वही चीन है जिसने 1962 में हमको धोखा दिया था, ये वही चीन है कि जिसके बारे में गुरु गोलवालकर जी ने पंडित नेहरू को मना किया था, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। अब आप भी जो है गुरु गोलवालकर की बात नहीं मान रहे हैं, आप भी जो है वो पंडित नेहरू के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ये बात आरएसएस ने एक बार भी नहीं कही। फरवरी 2018 में आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने ये जरूर कहा कि हम 3 दिन के अंदर अपनी फौज तैयार कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सेना को जिस काम के लिए 6 से 7 महीने लगते हैं वो काम हम अपने डिसिप्लिन की वजह से 3 दिन में कर सकते हैं। मोहन भागवत ने अपनी हाँकते हुए ये भी कह दिया कि भारतीय सैनिकों के लद्दाख पहुंचने तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग वहां पर चीनियों का मुकाबला कर रहे थे। इस पर बहुत लेदे हुई लोगों ने इसको सेना का अपमान कहा। बाद में उन्होंने अपनी बात को बदला। तो अब इस घटना के बाद 3 दिन हो चुके हैं लेकिन संघ को सांप सूंघा हुआ है। अभी तक मोहन भागवत की सेना तो दूर, उनकी तरफ से कोई वक्तव्य भी नहीं आया। जो लोग संघ को जानते हैं उनको इस पर कोई आश्चर्य नहीं है। भारत के वो लोग जिन्हें पता है कि सावरकर ने किस तरह से अंग्रेजों से माफी मांगी थी, वो भी जानते हैं कि ये लाल आंख वाली बातें सिर्फ कहने के लिए होती है। जिनको ये पता है कि बाला साहब देवरस ने इमरजेंसी के दौरान अपनी पूरे संगठन को डिसॉल्व कर दिया था और इंदिरा गांधी से कह दिया था कि अब हमारा संगठन है ही नहीं तो फिर हमको जेल में क्यों रखा गया है, उनको भी इस पर आश्चर्य नहीं है। लेकिन वो नए लोग, वो नए भक्त जो कि 2014 के इलेक्शन के दौरान मोदी जी के भाषण के जरिए से ये समझने लगे थे कि हमारे पास एक बहुत ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री आने वाला है, उन लोगों को इन घटनाओं पर बहुत ज़्यादा मायूसी हुई है। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। सीमा से पहले तो ये खबर आई कि हमारे केवल 4 सैनिक मारे गए, लेकिन इसी के साथ ये समाचार भी आया कि चीन के 5 सैनिक जो है वो हम लोगों ने मार गिराए। अब जब आगे चलकर ये समाचार आया कि हमारे 20 सैनिक मारे गए तो फिर ये खबर भी आई कि चीन के 43 सैनिक जो है वो मारे गए। आश्चर्य की बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि चीनियों ने धोखा दिया, वो तैयारी से आए थे, उनके पास लाठी डंडा सब कुछ था और हमारे सैनिकों के पास कुछ नहीं था,
वो निहत्थे थे। इसके बावजूद हमारे केवल 20 सैनिक मारे गए और हम लोगों ने उनके 43 सैनिकों को मार गिराया। ये सेना की बहुत बड़ी उपलब्धि है और कम से कम मोदी जी को इस उपलब्धि की तारीफ करनी चाहिए थी। सिर्फ ये जुमला कह देना कि हमारे फौजी मारते मारते मरे, ये काफ़ी नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम का आरोप चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत पर लगा दिया। उसने ये कहा कि वो हमारा इलाका है, हम अपने इलाके में थे, भारतीय फौजों ने आक्रमण किया और हमको जो है उस पर हमला करना पड़ा। जब उनकी तरफ से ये वक्तव्य आ गया कि उन्होंने भारत के इलाके को अपना इलाका कह दिया और अपने आक्रमण को भारत का आक्रमण कह दिया, तब जाकर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक ट्वीट करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये हमला चीन की तरफ से हुआ और इसके लिए चीन जिम्मेदार है। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जब चीन की गलती थी और है, तो इस पर अपना बयान देने में, इस पर अपना विरोध प्रकट करने में इतना समय क्यों लगाया गया? इससे हम सारी दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या वो भारत जो दुनिया की बहुत बड़ी शक्ति है, वो इस तरह से किसी के हमले को बर्दाश्त कर लेगी और उसका जवाब देने में इतना समय लगाएगी? इसकी अपेक्षा किसी को भी हमारे प्रधान सेवक से नहीं थी। सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, बल्कि जो कोई भी इस देश का प्रधानमंत्री होगा, उससे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से नरमी बरतेगा। इसलिए ये कहना पड़ता है कि मोदी जी ने इस बार भारत की जनता को बहुत मायूस किया, बहुत नाउम्मीद किया। हमें उम्मीद है कि आगे इस तरह का समय हम पर नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। हमारे देश के जवान मारे जा रहे हैं और मैं तो देख रहा हूं हिंदुस्तान सर झुका रहा है। ऐसा दुर्दैव कभी देखा नहीं। भारत इस प्रकार से असहायता का अनुभव करे, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और इसके लिए मैं पूरी तरह केंद्र सरकार को जिम्मेवार मानता हूं। उनकी नीतियों को, उनके सारे कार्यकलाप को, उनकी उदासीनता को यह देश कभी भी माफ नहीं करेगा।